गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अ मेमोरी यूनिट इज द कलेक्शन ऑफ स्टोरेज यूनिट्स और डिवाइसेस टुगेदर। मेमोरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि मेमोरी का इन्वेंशन जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर के अंदर जो भी स्टोरेज यूनिट्स या डिवाइसेस होते हैं, इसको मेमोरी यूनिट कहा जाता है। मेमोरी यूनिट इंफॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है, मतलब बिट्स में स्टोर करके रखता है। जनरली मेमोरी स्टोरेज को ब्रॉडली दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है वोलाटाइल मेमोरी और दूसरा है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है टेम्पररी मेमोरी, या ऐसा हर वर्ड जो टेम्पररी के सेंस में आता है, जैसे वर्चुअल, इमीडिएट, ऐसे हर वर्ड्स को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्पोरली होल्ड करता है, और जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो उसमें जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो वहाँ से हट जाता है, मतलब हम उस डाटा या इंस्ट्रक्शन को लूज कर देते हैं। दूसरी जो मेमोरी है, इसको हम लोग कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इट मीन्स नॉन टेम्पररी मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसका परमानेंट एग्जिस्टेंस होता है, जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली होल्ड करता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी में जो डाटा होता है वो जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद भी वो डाटा को स्टोर रखता है। आगे जो डायग्राम है ये है मेमोरी हायरार्की का। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे मैग्नेटिक टेप्स हैं, इसके बाद हमारा मैग्नेटिक डिस्क है, इसके बाद हमारा मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी के ऊपर कैश मेमोरी है, और सबसे ऊपर रजिस्टर मेमोरी है। ये जो ऑर्डर बनाया गया है मेमोरी हायरार्की का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसेस टाइम रेशियो, कि कौन सी मेमोरी का एसेस टाइम के हिसाब से इसको बनाया गया। जैसे मैग्नेटिक टेप्स के अंदर जो डाटा है उसका एसेस टाइम ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक डिस्क को हम उससे कम समय में एक्सेस कर सकते हैं। मेन मेमोरी काफ़ी फास्ट मेमोरी होता है, तो ये मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप से भी कम समय लेता है। मेन मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट हमारा कैश मेमोरी होता है, और कैश मेमोरी से भी फास्ट होता है रजिस्टर मेमोरी। ब्रॉडली हम लोग ये कहते हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। तो मेमोरी हायरार्की का जो सिस्टम है एक कंसिस्ट करता है कंप्यूटर के अंदर जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, भले ही वो ऑक्सिलरी मेमोरी जो कि स्लो मेमोरी होता है, और मेन मेमोरी जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, और इससे भी फास्ट होता है कैश मेमोरी
लेकिन ये काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। अगर इसके साइज को हम बढ़ाएंगे तो कंप्यूटर का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो कॉस्ट भी डिपेंड होता है, जैसे कि आप कंपेयर करते हैं अगर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को, तो लगभग 2 GB का रैम आपको 1 से 1,500 रुपये में आता है, जबकि 1 TB का अगर आप हार्ड डिस्क लेने जाते हैं तो उसी कॉस्ट में आपको सेकेंडरी मेमोरी 1 TB का मिल जाता है। इट मीन्स प्राइमरी मेमोरी जो है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, और उससे भी ज़्यादा फास्ट होता है कैश मेमोरी, लेकिन इसका कॉस्ट मेन मेमोरी से भी ज़्यादा होता है। और जो रजिस्टर मेमोरी, मतलब जो मेमोरी जितना ज़्यादा फास्ट है वो उतना ही ज़्यादा कॉस्टली भी है, और उस पर हमें ज़्यादा खर्च भी करना पड़ता है। एक्जुलरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वो जनरली मेन मेमोरी से 1000 गुना ज़्यादा होता है, इसलिए ये मेमोरी हायरार्की के सबसे नीचे आता है। मेन मेमोरी जो है ये मेमोरी हायरार्की में सेंट्रल पोजीशन पे होता है। आप देख रहे हैं मेन मेमोरी जो हमारा है ये बीच में है, क्योंकि मेन मेमोरी जो है वो सीपीयू के डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है, जबकि जो एक्जुलरी मेमोरी होता है, जो सेकेंडरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर होता है, वो सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना होके उसका कांटेक्ट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से होता है। जबकि हमारा जो मेन मेमोरी है और जो कैश मेमोरी है उसको हमारा सीपीयू कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो डायरेक्टली एक्सेस करता है, और सेकेंडरी मेमोरी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के थ्रू सीपीयू से कम्युनिकेट करता है, जो आगे के डायग्राम्स में आपको विस्तार से बताया जाएगा। जब कोई प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर, when the program not residing in main memory is needed by the CPU, मतलब कोई प्रोग्राम जो मेन मेमोरी में नहीं है और सीपीयू को उसकी ज़रूरत है, तो फिर वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी मीन्स एक्जुलरी मेमोरी से ट्रांसफ़र होता है मेन मेमोरी में, और सीपीयू तब उसको एक्सेस कर पाता है। मतलब सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो डाटा या प्रोग्राम्स है उसको एक्सेस नहीं करता, पहले उसको ट्रांसफ़र किया जाता है मेन मेमोरी के अंदर और इसके बाद सीपीयू उसको एक्सेस करता है। प्रोग्राम्स नॉट करेंटली नीडेड इन मेन मेमोरी आर ट्रांसफर्ड इनटू एक्जुलरी मेमोरी। ऐसे प्रोग्राम्स जिसकी प्रोसेसर को सीपीयू को ज़रूरत नहीं है और वो मेन मेमोरी में है, तो फिर उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ताकि मेन मेमोरी, चूँकि मेन मेमोरी जो हमारा होता है उसके अंदर कम स्पेस होता है। आज के दिन में 4 to 8 GB जनरली जो कंप्यूटर्स हैं मार्केट के अंदर, तो उसमें 4 से 8 GB तक का मेन मेमोरी होता है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी आज के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो लगभग 1 TB का आपको हर कंप्यूटर्स के अंदर मिल जाएगा। तो इसलिए जिन प्रोग्राम्स की सीपीयू को ज़रूरत नहीं होती है, सीपीयू ऐसे प्रोग्राम्स को सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि मेन मेमोरी में स्पेस जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई ना हो। और जो हमारा कैश मेमोरी है, तो कैश मेमोरी कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा डाटा जो हम बार बार एक्सेस करते हैं तो वो कैश मेमोरी के अंदर होता है, ठीक है। और कैश मेमोरी भी जो हमारा है वो मेन मेमोरी से लगभग 7 से 10 गुना ज़्यादा फास्ट होता है। मतलब कैश मेमोरी हमारे मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होता है।
अब आगे हमारा डायग्राम है, और इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं जैसे मैग्नेटिक टेप्स है, आईओ प्रोसेसर्स है, मेन मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क है, सीपीयू है और कैश मेमोरी है। तो इसमें आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क ये दो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, और इन दोनों का कांटेक्ट आईओ प्रोसेसर से है, न कि सीपीयू से है। मतलब मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क सीपीयू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। आईओ प्रोसेसर फिर मेन मेमोरी के कांटेक्ट में होता है, और मेन मेमोरी के थ्रू आईओ प्रोसेसर का जो डाटा है वो मेन मेमोरी के थ्रू फिर सीपीयू उसको एक्सेस करता है। तो मेन मेमोरी और जो हमारा कैश मेमोरी है ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। आगे है मेमोरी एक्सेस मेथड्स। जितने भी मेमोरी यूनिट्स हैं तो इनको एक्सेस करने का तरीका भी हमारा अलग अलग होता है। हमारे पास यहाँ 3 तरीका दिया गया है। एक है रैंडम, दूसरा है सीक्वेंशियल और तीसरा है डायरेक्ट एक्सेस। मेन मेमोरी को रैंडमली एक्सेस किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। और इसमें हर मेमोरी लोकेशन का यूनिक एड्रेस होता है, और इन यूनिक एड्रेस के जरिए हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा हमारा जो है सीक्वेंशियल एक्सेस, तो इसको सीक्वेंस में ही एक्सेस किया जाता है। दिस मेथड अलाउज मेमोरी एक्सेस इन ए सीक्वेंस और इन ऑर्डर। और तीसरा हमारा है डायरेक्ट एक्सेस। तो इसमें जो मेमोरी ट्रैक्स है, इन दिस मोड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ट्रैक्स विथ ईच ट्रैक हैविंग अ सेपरेट रीड राइट हेड। हर ट्रैक के पास सेपरेट रीड राइट हेड होता है, और इसमें जो डाटा है उसको पॉइंटर की मदद से डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। तो मेमोरी एक्सेस मेथड्स को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा डायग्राम है मेमोरी एक्सेस मेथड का, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये मेमोरी लोकेशंस मैंने दिया हुआ है 1 2 3 4। तो रैंडम एक्सेस आप देख सकते हैं, रैंडमली एक्सेस कैसे करते हैं। जैसे आप किसी भी एक सीरीज को ले लीजिए, इस सीरीज को मैंने लिया तो 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारा 10 है, 10 के बाद 18 है, 18 के बाद 26 है, 34 है, 42 है। तो इसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस। हम लोग जो क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो नंबर होता है वो रैंडम नंबर होता है, ताकि कोई हमारे कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के नंबर को गेस न कर सके। आप किसी भी सीरीज को ले लीजिए, जैसे यहाँ 4 के बाद 12 है, 12 के बाद 20 है, 28 है, 36 है, 44 है। तो इसको गेस करना काफ़ी टफ होता है, तो मैंने सिंपल सा लिया हुआ है। लेकिन इसी को जब हम लोग 13 14 डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको एक्सेस करना काफ़ी ही टफ हो जाएगा। दूसरा हमारा है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब है कि सीक्वेंस में, जैसे 1 मान लीजिए कोई डाटा हमारा 8 यहाँ पे 8 लोकेशन पे है, तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे? 1, फिर उसके बाद 2 के बाद 3 4 5 6 7 से गुजरते हुए 8 तक पहुँचेंगे, और उसके बाद फिर इसी ऑर्डर में बैक होंगे। तो ये हमारा हो गया सीक्वेंशियल। और डायरेक्ट का मतलब हो गया, मान लीजिए 29th लोकेशन पे कोई डाटा हमारा है, तो इसको डायरेक्ट 29th लोकेशन पे हम जाके एक्सेस करेंगे, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सेस मेथड। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेस तो इसी पे डिपेंडेंट होता है। हमारा जो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस है वो एक्सेस मेथड पे ही डिपेंड होता है। जैसे रैम जो हमारा है कंप्यूटर के अंदर, तो उसको रैंडमली एक्सेस किया जाता है।
आज के दिन में आप देखिएगा कि जो टेलीविज़न या म्यूजिक सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, तो इसका डिफरेंस कैसे हम पकड़ेंगे, किसका एसेस मेथड कैसे है। जैसे टेलीविज़न का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो जो सिक्वेंशियल एसेस का है टेलीविज़न, उसमें आप पेन ड्राइव लगा के कोई मूवी देख रहे हैं, अचानक पावर कट हो जाता है और फिर इंटरप्ट हो जाता है आप मूवी, और फिर पावर आने के बाद आप जब देखने जाते हैं तो मूवी शुरू से स्टार्ट हो जाता है, मतलब रीस्टार्ट हो जाता है। फिर स्टार्टिंग से हमें फास्ट फॉरवर्ड करके वहाँ तक पहुँचना होता है जहाँ तक हमने मूवी देख लिया है। लेकिन वही अगर डायरेक्ट है, आज के दिन में मार्केट में ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं, तो उसमें अगर आप पेन ड्राइव निकाल भी लेते हैं और जहाँ तक आपने मूवी देख लिया दोबारा पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं, तो जहाँ तक आपने प्ले किया हुआ है मूवी को वो वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो म्यूजिक सिस्टम में भी ये दिख जाता है। लेकिन सिक्वेंशियल में ऐसा नहीं है, सिक्वेंशियल में फास्ट फॉरवर्ड या रिमाइंड करना होता है। तो एसेस मेथड के हिसाब से ही जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं या मेमोरी यूनिट्स हैं उनको भी बांटा गया है। तो हमारे पास रैंडम एसेस डिवाइसेस भी हैं, सीक्वेंशियल एसेस डिवाइसेस भी हैं, और आज के दिन में डायरेक्ट एसेस का ज़्यादा यूज किया जा रहा है होम एप्लियंसेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा मेमोरी एसेस मेथड्स हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्जुलियरी या सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।